एक अमीर महिला के घर के पास में कुछ गरीब लोग रहते थे, लगभग 20 से 25 लोग जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन 20-25 लोगों की वो महिला लगातार 4 दिन तक दावत करती है, उन्हें बिरयानी खिलाती है। बिरयानी खिलाने के बाद साथ ही उन्हें शामी कबाब भी खिलाती है। ऐसे चल रहा था और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि उस महिला ने जो उनकी दावत की थी उसमें किसी बकरे, मुर्गे या भैंस का गोश्त नहीं था, बल्कि इंसान का गोश्त था, इंसान का मीट था। ये बात सुनने के बाद उन सभी लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो लोग उल्टियाँ कर कर के परेशान हो जाते हैं, सोचकर भी उन्हें घिन आने लगती है कि आखिरकार हमने ये क्या किया। मगर इससे भी बड़ी बात ये थी कि जब ये घटना सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न पर आती है तो उसके बाद हर व्यक्ति की बस एक ही जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। यही सब सवाल के जब जवाब लोगों ने जानने की कोशिश की, जो उसके बारे में पता करने की कोशिश की, तो वाकई ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये घटना सच नहीं है, मगर काश ये घटना सच ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर लगता है अल ऐन। दरअसल ये शहर ओमान की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर एक 32 साल के आसपास का एक यूसुफ खान नाम का एक लड़का रहता था। वो अगस्त 2018 को वो अचानक से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। जब वो अपने घर नहीं पहुँच रहा है, अपने माँ बाप से नहीं मिल रहा है, तो उसके माँ बाप उस अपने बेटे को लेकर, यानी कि यूसुफ खान को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। वो छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा, यूसुफ खान का पता तो करो, आखिरकार हमारा लाडला है कहाँ। जब छोटे वाले बेटे से कहा जाता है तो छोटा वाला बेटा अपने भाई को तलाश करने के लिए निकल जाता है और वो हर उस व्यक्ति के पास जाता है जहाँ पर यूसुफ खान का उठना बैठना होता था, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे उसके दोस्त हों या आसपास के लोग हों। सबके पास बारी बारी से जा रहा था, लेकिन अपने भाई का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर वो रोज़ अपने माँ बाप से आकर कहता था कि पापा या अब्बू, वो नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूँ। उसके अब्बू कहते थे, बेटा हिम्मत मत हारो, तुम अपने भाई का पता करो। फिर कहीं जाकर जब महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, तब वो जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज करा देता है। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले को वाकई गंभीरता से नहीं लिया। काश पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो बहुत जल्दी ये केस खुल जाता। मगर यूसुफ खान के भाई ने हिम्मत नहीं हारी और जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो बातचीत करते करते उसके सामने एक नाम बारी बारी से आ रहा था और वो नाम था ज़रीन खान का। ज़रीन खान बहुत ही अमीर महिला जो कि गरीबों का या बहुत सारे लोगों का ख्याल रखती थी। ज़रीन खान का इस यूसुफ खान नाम के व्यक्ति से अफेयर था। वो उसे बेइंतहा प्यार करती थी, अपनी जान से भी कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। यूसुफ खान का भाई उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि ज़रीन खान, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? तो ज़रीन खान कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को लेकर इतना परेशान हूँ, लगभग 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का कहीं अता पता नहीं है। नंबर भी स्विच ऑफ करके बैठ गया है, न जाने किस बात की नाराज़गी है। मैंने कितनी कोशिश की उसको तलाश करने की, मैंने तुम्हारे घर भी जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल पाया। कहीं भी उसका सुराग लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। जब ये बात ज़रीन खान उससे कहती है तो उसका छोटा भाई भी अपने भाई को लेकर परेशान हो जाता है। दोपहर का वक्त चला था, खाने का वक्त हो रहा था। तो ज़रीन खान कहती है कि अब तुम घर जाओगे, इसलिए मेरे घर चलो और तुम वहीं मेरे साथ खाना खाने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। वो यूसुफ खान का छोटा भाई ज़रीन खान के घर जाता है और घर जाने के बाद वो उसके खाने का वेट कर रहा था। वो खाना बना रही थी। ऐसी ही बातचीत करता करता वो उसकी रसोई में चले जाता है। जब रसोई में जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ था, मिक्सी ग्राइंडर, जिसमें क्या अलग अलग तरह के मसाले या फिर कोई ऐसी चीज़ पिसाई करते हैं। उसमें जब पिसाई करते हैं तो ऐसे ही वो देखने लगा कि वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ा था मिक्सी ग्राइंडर। उसकी तरफ देखता है, कहता है कि ज़रीन खान, आपने तो बहुत बड़ा मिक्सी ग्राइंडर लिया हुआ है, आखिरकार इसकी कहाँ ज़रूरत आन पड़ी। वो कहती है कि नहीं, वो आए दिन मैं गोश्त बनाती रहती हूँ, मीट बनाती रहती हूँ, तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं इकट्ठा ही मीट ले आती हूँ तो इसमें पिसाई करती रहती हूँ। जब ये बात वो सुनता है तो वो उसको देखने लगता है और उसका पहिया जो उसके अंदर एक कटोरी टाइप की होती है, उसके ब्लेड होते हैं, उसको घुमाने लगता है। और घुमाते घुमाते कब उसके अंदर से, उस ब्लेड से एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा टूट के गिर जाता है। और वो हड्डी का टुकड़ा जैसे भी वो अपने हाथ में लेता है तो हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं था बल्कि दांत था। और दांत देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान का दांत हो। ये बात वो
ज़रीन खान से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान का दांत हो। तो ज़रीन खान ये सुनकर हैरान थी, एकदम से भौचक्की हो जाती है। जैसे ही उसके हाथ में छीनने की कोशिश करती है तो वो देता नहीं है, और देता नहीं है तो कहता कि नहीं नहीं, इसे तुम मत लो। वो ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करती है। इसी बात पर इन दोनों के बीच में हाथापाई जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। अब यूसुफ खान के भाई को लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब, आज मैं ऐसे ऐसे ज़रीन खान के घर गया था। वो ये ज़रीन खान कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की प्रेमिका। ये दोनों लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक साथ जीने की मरने की कस्में खा रहे थे, एक साथ ही शादी भी करना चाहते थे और बाकी की ज़िंदगी भी साथ साथ बिताना चाहते थे। मैं जब उसके घर जाता हूँ तो मुझे उसकी मिक्सी ग्राइंडर के अंदर की दांत मिलता है। पुलिस उस दांत को देखती है, और दांत को देखने के बाद जब उसकी जांच कराती है तो पता चलता है कि वो सचमुच इंसान का दांत है। मगर इंसान का दांत उस ग्राइंडर के अंदर क्या कर रहा है? पुलिस ने उसकी जब डीएनए सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद, उसके भाई का सैंपल लेने के बाद, और उसकी जब जांच कराई जाती है तो सचमुच वो दांत किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ खान का था। और ये बात देखकर यूसुफ खान के परिवार के लोग और पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिरकार यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब ये इस सवाल का जवाब ना केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि परिवार, आसपास के लोग और न जाने कितने लोग थे जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। पुलिस ने जाकर ज़रीन खान को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की। तो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगी, मगर पुलिस जब अपनी सेप आ जाए तो कहते हैं कि ज़मीन की 7 तह खोद कर भी वो सच निकाल सकती है, और पुलिस ने वैसा ही काम किया। पुलिस ने जो उससे जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुमने यूसुफ खान के साथ क्या किया था, तो उसने तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। वो कहती है कि मैं जानी मानी कुक हूँ और बहुत अच्छे खाना वाना बनाती हूँ। वहीं होटल के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी यूसुफ खान से, अब से लगभग 7 साल पहले। तभी से हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का हमने फ़ैसला कर लिया था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन उसका मन भर चुका था, और उसका मन भरने के बाद एक नई महिला के साथ उसने साथ रहने के, साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया था। जबकि मैंने यूसुफ खान को कई बार समझाया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, किसी और के लिए नहीं। मगर यूसुफ खान अपनी आदत से मजबूर था, और उसने दूसरी लड़की, दूसरी महिला के साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया था। और ये बात ज़रीन खान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए उसने एक दिन यानी कि अगस्त 2018 में यूसुफ खान से कहा कि यूसुफ खान, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अब जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। और ऐसे ही प्यार से, मोहब्बत के साथ उसने यूसुफ खान को अपने घर पर बुला लिया। घर बुलाने के लिए उसके बाद उसने अपने घर पे उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए नॉन वेज के, और उसे प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। दरअसल खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसको खाते ही वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद उसका वो गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या तो कर देती है ज़रीन खान, लेकिन वो सोच में परेशान थी कि आखिरकार इस इतने बड़े शरीर का वो क्या करे। लगभग 70 किलो वज़न के उस व्यक्ति को वो कहाँ फेंक कर आए, कैसे फेंक के आए। यदि उसे वो बाहर लेके जाती है तो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। इस बात को लेकर वो इतना परेशान थी, तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो जो हुनर है, जो वो खाना बनाती है, व्यंजन बनाती है, ऐसे ही कुछ काम करे। अपने घर में रखी हुई ज्वेलरी, अपने घर में रखे हुए पैसे वो लेकर बाज़ार जाती है, और बाज़ार से रसोई का वो बहुत सारा सामान लेके आती है। इसमें बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े भगोने, इस तरह की चीज़ लेके आती है, और बड़ी एक ग्राइंडर मशीन लेके आती है। और वो लाने के बाद उसने अपने रसोई में रखती है, और साथ ही उस बड़े बड़े चाकू जो लेके आई थी, उस चाकू से अपने प्रेमी के यानी कि यूसुफ खान की एक नहीं कई सारे टुकड़े कर देती है। और कई सारे टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को वो अलग अलग हिस्सों में फ्रीज़ के अंदर रखती है, और फ्रीज़ के अंदर रखने के बाद बारी बारी से उनको टुकड़े करके अपनी ग्राइंडर मशीन में पीसती है। और उसके ठीक घर के बगल में, पास में ही कुछ लोग, मज़दूर लोग रहते थे। उन मज़दूर लोगों का एक झुंड था जो 20 से 25 लोगों की संख्या थी। ये महिला वाकई एक अच्छे घराने से थी, अमीर महिला थी, जो कि मोरक्को शहर की रहने वाली थी, और वो मज़दूरों की समय समय पर मदद भी किया करती थी। एक दिन जाकर वो उन मज़दूरों से बोलती है कि भैया लोगों, आप लोग कहीं भी खाना मत खाना, आज मैंने तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है, तो तुम लोग आज दोपहर का खाना हमारे घर पे खाना, हमारे साथ खाना। अब ऐसे ही होता है, वो अपने घर पर उस व्यक्ति की लाश के टुकड़े कर करके उसको 4 अलग अलग हिस्सों में बनाती है, और पहले हिस्से का वो बिरयानी बनाती है और उसको ग्राइंडर मशीन के अंदर पीसती है। साथ ही शामी कबाब बनाती है, और शामी कबाब और बिरयानी वो उन लोगों को परोसती है। वो लोग बड़े ही चाप के साथ उस बिरयानी को खाते हैं, और बड़े ही मज़े से जो खाते हैं तो बड़ी तारीफ़ करते हैं।
और साहब पूरे मोहल्ले में इस बात की वो कहते हैं कि ये महिला हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। सारे के सारे लोग 20 या 25 लोग बताए जा रहे थे जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो कि इस अल ऐन शहर के अंदर मज़दूरी करते थे। उन मज़दूरों को वो बिरयानी और शामी कबाब जब खिला रही थी, फिर दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन भी उसने ऐसे किया, तीसरे दिन भी उसने ऐसे किया और चौथे दिन भी उसने ऐसा ही किया। लगातार 4 दिनों तक उसने उस व्यक्ति के मीट को अलग अलग हिस्सों में काटा, अलग अलग हिस्सों में टुकड़े किए, उसकी बिरयानी बनाई, शामी कबाब बनाए और उनको खिला दिया। अब उसकी जो हड्डियाँ बचती हैं, उन हड्डियों को वो कुकर में उबालती थी, क्योंकि वो एक बड़ा सा कुकर भी लेके आई थी। उन्हें उबालती थी और जब हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाया करती थी तो उन हड्डियों को वो उस ग्राइंडर की मशीन के अंदर पीस कर उनका चूरा कर दिया करती थी। जैसे वो बाहर निकलती थी, उसके बाद एक एक पॉलीथीन को वो बाहर फेंक दिया करती थी। यानी कि अब उसके घर के अंदर इस यूसुफ खान नाम का कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसी बात नहीं बची थी जिसके आधार पर ये पता चल सके। उसके कपड़े, उसके मोबाइल, उसके जूते, जो भी उसका सामान था, सारे सामान में वो आग लगा चुकी थी। अब उस घर में कोई सबूत नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और ठीक इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। एक दांत जो कि ग्राइंडर मशीन में फंस कर रह गया था और वो उसके सगे छोटे भाई को मिल जाता है और वो सगा छोटा भाई लेके पहुंच जाता है पुलिस के पास और पुलिस उसकी DNA रिपोर्ट कराती है। DNA रिपोर्ट से वो यूसुफ खान से मैच कर जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी होती है उन मज़दूरों को। वो मज़दूर कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था जो हम लोगों को शामी कबाब और बिरयानी बनाकर एक इंसान का हमें मीट खिला दिया। उन 20 से 25 लोगों की हालत इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। पुलिस की पूछताछ में वो महिला बताती है कि उसने जो कुछ हड्डियाँ या कुछ उसके वेस्ट मटेरियल था शरीर का, आंत ओंचड़ी टाइप की जो होती हैं, उन्हें मोहल्ले के कुत्तों को उसने खिला दिया था। दोस्तों वाकई ये बहुत ही भयानक कहानी थी। इसमें पुलिस ने उस महिला को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फ़िलहाल ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, मामला कोर्ट में चल रहा है। वहाँ की पुलिस, वहाँ का कानून उसको क्या सज़ा देगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जैसे ये खबर, जैसे ये बात सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अंग्रेज़ी अखबारों में ये लोगों तक पहुंचती है तो लोग सुनकर हैरान थे कि एक महिला अपने प्रेमी से आखिरकार इस कदर नाराज़ होती है कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी बिरयानी और शामी कबाब बनाकर वो लोगों को खिला देती है। वाकई ये कहानी हैरान करती है, परेशान करती है। दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप प्यार करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी को धोखा नहीं दें। धोखा देने का गलत अंजाम होता है, गलत नतीजा होता है। ऐसे इस कहानी में भी हुआ। इस महिला को धोखा मिल रहा था तो वो पुलिस के पास जाकर मदद मांग सकती थी। उसने जो किया वाकई गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बाकी की ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे गुजर रही है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।